हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि नाइन्थ क्लास का जो साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, उसकी जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ 3 पार्ट में और वीडियो बनाया गया है, वो इस चैनल पर ही है। या तो आई बटन पर मिलेंगे या फिर आपको वो चैनल मतलब वो जो पार्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप जाकर देख सकते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है ना, इसमें ये लास्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा, अब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब बात हो गई थी, तो आप ये भी समझ में आ गया था आपको उस वीडियो में थर्ड में कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ठीक है, समुद्री जल से क्या होता है, ये सब बातें आपकी यूज़ कर ली थी। ये भी कर लिया था कि समुद्र जल द्वारा प्राप्त शुद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ लिया था कि दही से मक्खन कैसे बनाएं, समुद्री जल से नमक कैसे बनाएं, नमक से कपूर, ये सब पढ़ लिया था। अगर आपको पढ़ना है तो आप मतलब इसका जो पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट का थर्ड वीडियो, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि क्या होते हैं भौतिक और क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पर सिंपल सीधी बात है कि आप रासायनिक समझ रहे हो। रासायनिक मतलब केमिकल, तो केमिकल कौन से परिवर्तन लेके आता है, और भौतिक मतलब कि जो एक प्रकृति के द्वारा या फिर जो समझो कि थोड़े धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उनके रूप में। जैसे कि पानी है, पानी को किसी ने द्रव बनाया क्या, उसको किसी ने कहा कि भैया उड़ना है आपको, या या कोई चीज़ उसने कठोर बनाई क्या, वो तो जो बन के आई है कठोर, वो कठोर ही है। जो जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका घनत्व ज़्यादा ही है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो ज़्यादा ही है। तो ये प्रकृति ने जो चीज़ें अपन को दी हैं, ठीक है, तो उसको अपन भौतिक के रूप में रखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। रासायनिक को में क्या रखेंगे, जो रासायनिक क्रिया द्वारा या आप कुछ या दो चीज़ें मिल जाती हैं जब, तब वहाँ रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, केमिकल क्रिया हो जाती है। तो वो रासायनिक परिवर्तनों को यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो फर्स्ट चैप्टर भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। अध्ययन किया है ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रव्यमान, ठीक है, और क्वथनांक। इसको क्या कहा जाता है, इसको भौतिक गुण कहा जाता है। ये भौतिक गुण होते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एवं एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण, एक अंदर ही अंदर क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, और उनकी रासायनिक प्रकृति भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो इसका जो आकार है ना, जैसे इसमें आकार इतना बड़ा ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई केमिकल रखा हुआ है ना, अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो अंदर जो भी चीज़ है ना, उसके अंदर बदलाव होगा, ना कि इसके साइज़ पर बदलाव हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि बर्फ, जल और बाष्प अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, बर्फ अलग दिखता है आपका, जल अलग दिखता है, और बाष्प क्या होती है जो वो अलग दिखाते हैं, और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये रासायनिक रूप से कैसे समान है, रासायनिक रूप से कैसे समान है कि इसका, जैसे कि हम कहें कि आपसे H2O का क्या रखो, फॉर्मूला लिखो, तो ये पानी का ही फॉर्मूला है, ये बर्फ का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। पर बाष्प का क्या है, बाष्प भी आपकी क्या बनी, पानी बनी, तो वो भी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। पर ये रासायनिक क्या होते हैं, एक से होते हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पर आती है, देखिए अब यहाँ पर अगली बात है कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों क्या हैं, द्रव्य हैं, लेकिन इनमें रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। रासायनिक गुणधर्म ऐसे कि जो जल है ना, उसके रासायनिक चीज़ें अलग हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा H2O क्या हो गया अपना, उसका खाने का हो गया, ठीक है। ऑयल यहाँ पर अलग होता है, उसका द्रव भी अलग होता है, क्योंकि जो पानी होता है ना वो बिल्कुल बह सकता है, बहुत फ्लो में बहता है, पर जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। वो कैसा होता है, वो धीरे धीरे बहेगा, पर एक उसकी सीमा रहेगी कि वहाँ तक जाके वो रुक जाएगा। पानी क्या होता है, पानी कंटिन्यू बहता चला जाएगा, बस उसको एक ढाल टाइप का या थोड़ा सा उसको स्पेस मिल जाए जाने के लिए, ठीक है, वो गाढ़ा नहीं होता है। इसको क्या होता है, ये रासायनिक गुणधर्म है। क्योंकि जो तेल होता है वो तेल
को मिक्सअप भी किया जा सकता है, उसको और कोई चीज़ भी डालकर मिलाया जाता है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है। देखिए इनकी गंध, पानी की गंध कैसी होती है, तो ऑयल की गंध कैसी होती है, जलन में भी देखिए तेल जल्दी जल जाएगा, और जल क्या होता है, पानी बुझाने के काम आता है। देखिए यहाँ पर बात लिखी हुई है, जबकि जल आग बुझाता है, तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। यही इसको क्या करता है, रासायनिक गुण है, इसको ही ये अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। और क्या पा लेते हैं हम, नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, एक रासायनिक क्रिया किसको कहा जाता है, जब नया पदार्थ जो हमें मिल जाएगा ना, वो जो किसके बदौलत मिला हमें, नई मतलब जहाँ पर रासायनिक क्रिया हुई होगी ना, उसकी बदौलत हमें यहाँ पर मिला है। देखिए अगला क्या है यहाँ पर कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए मोमबत्ती को आप जब जलाएंगे ना तो दोनों परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन होंगे, क्योंकि जो मोमबत्ती है ना वो कैसी है, मोमबत्ती की जो ऊपर का जो इसमें वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डोड़ा या इसमें डोड़ा लगा हुआ है, ठीक है, धागा बंधा हुआ है। तो ये धागा जलता है, ये धागा क्या है आपका, और ये धागा जल रहा है आपका। और मोमबत्ती कैसी है, गीली है, पानी रहता है इसमें, पानी से मिक्सअप बनी होती है, ये मोम से बनी होती है, ठीक है, मोम भी इसमें होता है। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं कि वो पानी को भी जलाता है। अब देखो आपने देखा अगर वो बूंद आपके हाथ पे गिर जाए तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, उसमें ऑयल भी मिला हुआ है, ठीक है, पानी नहीं है, ऑयल भी मिला हुआ है उसमें। और ऑयल के साथ साथ जैसे खोपड़े, जैसे कि नारियल वाला तेल हो गया आपका, या उसको हमारे यहाँ पे एमपी में बोलते हैं उसको खोपड़े का तेल, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिली मिक्सअप रहती है, तो वो दो चीज़ें उसको अलग करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर आए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको कि देखिए इन क्वेश्चन को हम जब से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरा पार्ट लेक्चर समझाने के बाद आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करवा देते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी वीडियो क्यों ना हो। तो आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, सब क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। अगर आपसे बनता है तो आप कर लें, और नहीं बनता है तो आप क्या करें, वेट करें थोड़ा सा। इस चैप्टर के बाद ही अगली वीडियो आपको इसके क्वेश्चन आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निम्न रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी का जंग लगना, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको हम एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे, और जो मेन क्वेश्चन भी है ना उनको भी उसी वीडियो में हम यहाँ पर कवर करवा देते हैं। अब आता है आपकी अगला बात क्या आती है कि शुद्ध पदार्थ। इसमें अब पढ़ेंगे आगे कि शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं, और होते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं, और शुद्ध पदार्थ के कितने कितने हो सकते हैं प्रकार। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तत्वों या फिर यौगिकों में वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है, किसके, रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक का जो भी संगठन जैसा हो जाता है जिसके आधार पर, उसको कैसा माना जाता है, उसको तत्व माना जाएगा या फिर यौगिक माना जाएगा। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यहाँ पर बात बताई। देखिए रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। किसने किया था ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने किया। उसके बाद आता है कि यहाँ पर प्रयोग के फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजी ने सन 1743 से 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल शब्दों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब वह तत्व पदार्थों का वह मूल रूप हो जाएगा तत्व, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित। एक सबसे तत्व मतलब हो गया कि आप जो तत्व हो गया ना, जैसे कि ये पे तत्व लिखा हुआ है, तत्व को आप इसको तोड़ नहीं सकते। आप जो भी तत्व बना है ना आपका, उस तत्व को आप और भी तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। यौगिक को आप तोड़ सकते। यौगिक क्या मतलब, यौगिक दो पदार्थों से मिलकर बना है आपका यौगिक, ठीक है। दो पदार्थों से मिलकर पदार्थ यौगिक बनता है, तो यौगिक को तोड़ सकते हैं, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता।
उसके बाद आता है कि तत्वों में साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो तत्वों को साधारणतः किस में बदल सकते हैं आप? धातु में, अधातु में, उपधातु में और वर्गीकृत में। एक क्वेश्चन आता है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि धातु अधातु में अंतर बताइए। कि उपधातु भी कभी कभी पूछ लेता है, पर आपको 9th क्लास में हो आप, तो आपको धातु और अधातु में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अब और बात कर लेते हैं कि धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में सभी को ये कुछ प्रदर्शित करती है। देखिए धातु क्या होती है? धातु ये चमकीली होती है। ठीक है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ताप को क्या कर सकती है? सहन कर सकती है और लाइट को भी ये अवशोषित कर सकती है। ये तन्य होती है, तन्य मतलब ये पनप सकती है, खिंच सकती है। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धन तो होती है, मतलब आघातवर्धन क्या? देखिए, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। मतलब एक लोहे को आपने देखा है, लोहे को आप आघातवर्ध मतलब उस पर आघात दोगे ना, जैसे उस पर प्रेस करोगे, उस पर वजन मारोगे, तो वो क्या होगा? पतला होता जाता है, पीटता जाते हैं, पीट करके करते हैं, पतला कर देते हैं। आपने उनको देखा होगा लोहारों को, लोहार क्या करते हैं? लोहे को क्या कर देते हैं? वो पीट कर पतला कर देते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें आवाज़ आती है। इसका ऑप्शन देखिए, आंसर यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं। देखिए सोना है, देखिए सोने को क्या, जैसे कि हार या अंगूठी या कुछ भी बनाते हैं तो सोने को क्या करते हैं? पीटा जाता है। चांदी होती है, उसको भी क्या तपाया जाता है और गर्म किया जाता है, तब जाके ये चांदी, तांबा है, लोहा है, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। जो पारा होता है, पारा धातु होते हुए भी इसे कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, अधातुएं कौन कौन सी होती है? देखिए अधातु में क्या होगा, इसका डिफरेंस सीधा का सीधा उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। अधातुएं क्या है? ये अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। ठीक है, इसका अपोजिट भी लिख सकते हो आप कि ये चमकदार नहीं होती हैं, ये चमकदार होती हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। इसमें तो मतलब जो वो है ना, जिसमें तो वो नहीं जा सकता, अधातुओं में लाइट नहीं जा सकती, विद्युत ताप नहीं जा सकता। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती, मतलब चमकती भी नहीं है, प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती और आघातवर्ध से मतलब इनको मारकर आप इनको बड़ा नहीं कर सकते। ये विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या कौन है? देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या बढ़ा सकते हो आप? नहीं। ऑक्सीजन को भी नहीं, आयोडीन को भी नहीं, कार्बन को भी नहीं, कोयला है, कोयले को आप जैसे उस पर आघातवर्ध करोगे कोयला टूट जाएगा। ब्रोमीन है, क्लोरीन है ना, ये धातुओं के क्या है? उदाहरण है। आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेंगे उसमें। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु किन्हें कहा जाता है? जो धातु और अधातु के गुणों के बीच में दर्शाते। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये बताएं कि कोई चीज़ चमकीली है और एक चीज़ चमकीली नहीं है, तो मगर जैसे कि अगर वो बीच की हुई कि कम चमकीली है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उस कैटेगरी में रखेंगे आप उपधातु की कैटेगरी में कहा जाता है। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि ये कैसी हैं? ये आपकी उपधातुओं के अंतर्गत यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी तक ज्ञात तत्वों में संख्या 100 से अधिक है। मतलब अभी तक जो भी तत्व ज्ञात किए गए हैं वो 100 हैं आपके। इनमें से 92 मतलब 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। ठीक है, 92 क्या हैं? 92 आपको नेचुरल ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। पर जो आपके जो शेष बच गए, शेष कितने बच गए आपके? जो 8 शेष बच गए हैं ना, वो किसने? मानव ने ईजाद किए हैं, मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, अधिकतर जो है ना, ज़्यादातर कैसे होते हैं? ठोस हैं। तो आपने भी देखा होगा। अगला है आपका पॉइंट्स के 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। कुछ जो तत्व हैं वो कैसे होते हैं? कमरे के तापमान पर गैस हैं। अगर कमरे का तापमान होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड है कि दो तत्व पारा, ब्रोमीन कमरे के तापमान पर कैसे हैं? द्रव हैं। तो दो तत्व है ना, वो ब्रोमीन कमरे के कैसे तापमान पर कैसे हैं? द्रव हो जाते हैं। कौन? पारा और ब्रोमीन। गैलेनियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेता है। अगर 330 केल्विन से ज़्यादा तापमान होगा तो ये गैलेनियम और सीजियम कैसे होगा? द्रव हो जाएगा। अदरवाइज ये आपका द्रव नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये क्या पढ़ा? अभी पढ़ा आपने तत्व क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब आपने पढ़ लिया कि 100 तक हो गए, 92
नेचर ने दिया आपको और आपने ऐड क्या किया, मानव ने ईजाद किए। अब आता है यौगिक क्या होता है। तो आपने यौगिक मतलब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मिलेगी, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तत्व मिलेंगे कौन कौन से, दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो हम इनसे क्या कहते हैं, तब हम इन्हें यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ठीक है, रासायनिक, जब देखिए जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं ना तो वहाँ पर रासायनिक क्रिया ज़रूर होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान के चलो एक लोहे की छड़ पड़ी है यहाँ पर, अब पानी आया, ठीक है, पानी आया तो पानी की बूंदें यहाँ गिरी, तो लोहे ने और पानी ने क्या किया, पानी और जब लोहा मिला ना वहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया के द्वारा ही वो वहाँ पर जंग लग गई। अगर आप फॉर एग्जांपल लेते, लकड़ी रखी होती वहाँ पर और पानी गिरता तो वो लकड़ी क्या होती, जंग लगती, नहीं लगती। वहाँ पर क्या होती, वो उस पर जो कई टाइप की होती है ना, कई, वो ज़रूर यहाँ पर लग जाती है। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। देखिए सम एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि कक्षा को दो समूह में विभक्त करें, दो समूह, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें कक्षा को। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण, चूर्ण मीन्स होता है पाउडर, और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। ठीक है, प्याली में दे दें उस चीनी में, जो चाय पीते थे सुबह सुबह अपन। उसके बाद आता है यहाँ पर समूह 1, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिला लें। जो समूह 1 है ना, डिवाइड कर दो दो समूहों में। तो पहले समूह में क्या कर दिया कि लोहे के चूर्ण को सल्फर के पाउडर को पीसकर मिला लें, दोनों पाउडरों को आप मिलाकर मिला लें। सेकंड समूह क्या करेगा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं, मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। ठीक है, यहाँ पर गर्म करना है, मिलाने के बाद यहाँ पर गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें। अब क्या होगा, जो ज्वाला होगी ना उसको आग, ज्वाला मतलब आग को यहाँ पर हटा दें, गर्म जो हो रहा है ना जिससे उसको हटा दें, बंद कर दें गैस को, तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। अब देखिए यहाँ पर जब चीज़ ठंडी होगी तो क्या पोजीशन यहाँ पर बनती है। देखिए यहाँ पर जब देखिए अब यहाँ समूह 1 और समूह 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुणों की जांच करें। अब उसमें चुंबकीय गुण आया या नहीं आया, सामग्री के निकट एक चुंबक को ले जाएं। अब क्या करेंगे, आप कैसे इसको देखेंगे कि चुंबक आया या नहीं आया, तो उसको क्या करेंगे, चुंबक, जो चुंबक है ना आपकी जो मैग्नेट है, उसको इसके सामग्री के निकट ले जाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे कि होती है या नहीं होती है। तो दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करना है। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक को निर्देशन आवश्यक है। अगर देखिए अध्यापक अगर निर्देशन नहीं देगा तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को क्या करना चाहिए, अवलोकन को नोट करना चाहिए, नहीं तो डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या हुआ। अब उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पर आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो बात हुई है ना यहाँ पर आपके उत्तर मिल जाएंगे। देखिए आप उत्तर दें। अब उत्तर देना है कि क्या दोनों समूह प्राप्त सामग्री दिखने में समान है। जब जो मिक्सअप किया ना फर्स्ट वालों ने यहाँ पर समूह 1 ने, तो ये दोनों समान है, सामग्री दिख रही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक उत्तर बनता है कि किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्या मिलाने पर दोनों पाउडर मिलाया पीसकर तो चुंबकीय गुण उसमें आया, या फिर जो गर्म किया तब आया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं। क्या जो हमें जो सामग्री को हमने अलग अलग जो घटे हैं ना, घटक है उसको हम अलग कर सकते हैं क्या। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूह को गैस प्राप्त होती है। ठीक है, क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है। यहाँ पर देखिए आंसर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता को जांच कक्षा में ना करें। देखिए जो फर्स्ट वालों ने आपने मिलाया ना, इन्होंने फर्स्ट वालों ने मिलाया तो वहाँ पर क्या बन गया, वहाँ पर गैस हाइड्रोजन है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई। यह रंगहीन है, रंगहीन है, इसमें कोई कलर नहीं है। गंधहीन है, इसमें गंध भी आती है। और जो ज्वलनशील है, इससे आग जल सकती है या इसमें आग लग सकती है। इसकी ज्वलनशीलता की कक्षा में जाँच ना करें। ठीक है, जो सेकेंड समूह है ना, अब देखिए सेकेंड समूह द्वारा
सेकंड समूह द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब जो गर्म करके बनाओगे तो वहाँ पर क्या हाइड्रोजन नहीं बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। यह है रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर ज्वलनशीलता गंधहीन थी, यहाँ पर अंडे जैसी आएगी। आपने पाया कि दोनों समूह, आप देखिए समझ में आया कि क्या क्या हुआ। अब आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुण को दर्शाते हैं, अलग अलग गुण दोनों दर्शा रहे हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि देखिए, भौतिक परिवर्तन मतलब कि जो नेचुरल परिवर्तन होते हैं उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि चूर्ण, जो सल्फेट का पाउडर था और लोहे का पाउडर, दोनों आपने मिक्सअप कर दिए सल्फर के, तो वहाँ पर जो क्रिया हुई ना तो वो नेचुरल प्रक्रिया हुई है। यहाँ पर आपने आग जलाया उसको, ठीक है, उस पाउडर को उसमें कुछ और मिला दिया, तब वो क्या हुआ, रासायनिक प्रक्रिया हो गई। अदरवाइज वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, जो दो पदार्थों के मिलने से बनते हैं। समूह 1 के द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। ठीक है, जो पहला वाला था उसमें मिले क्या थे, लोहा और सल्फर यहाँ पर मिला था। अब यहाँ पर के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्व से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित या व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से व्यवस्थित कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया गया है क्या कि मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर होता है। देखिए यौगिक भी दो तत्वों से मिलकर बना होता है और मिश्रण क्या होता है, तो यहाँ पर अंतर, यहाँ पर डिफरेंस बहुत सीधा डिफरेंस है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पहला देखिए, मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। देखिए तत्व कब मिलेगा आपका, तत्व या यौगिक कब मिलेगा आपका, जब आप एक मिश्रण बना रहे हो। ठीक है, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। कोई नया यौगिक का निर्माण नहीं होगा तब जब यौगिक मिलेंगे, ठीक है, या तत्व मिलेंगे। उसके बाद आता है कि जे आपके तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते, जब मगर जो तत्व है ना वो क्रिया कर लेंगे तो नया यौगिक होगा, नया यौगिक का निर्माण होगा। पर जब यौगिकों को मिलाएंगे तब तो मिश्रण के लिए मिलाया जाएगा, वहाँ पर कोई यौगिक का निर्माण या कोई नए यौगिक का निर्माण नहीं होगा। देखिए सेकंड है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है। मिश्रण का जब भी संगठन होगा ना वो परिवर्तनीय है। और यहाँ पर है नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ जब भी आप संगठन करेंगे ना तो उसका सदैव स्थायी होते हैं जैसे कि तैसे। ये परिवर्तनीय, यहाँ पर मिश्रण संगठन होगा जब मिश्रण का, तो वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस आपका थर्ड नंबर है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों को, गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण क्या करता है, उसमें उपस्थित गुणधर्म है ना, जो उसके जो गुण है ना उनको दर्शाएगा मिश्रण। और नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब नया पदार्थ होता है ना, उसके सभी जितने भी गुण होंगे वो सब अलग अलग होंगे। फोर्थ नंबर है कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मतलब कि केवल रासायनिक क्रिया के द्वारा आप यहाँ यौगिकों को, जो तत्व से मिलकर यौगिक बनता तब आप अलग कर पाओगे उसको, ऐसे नहीं होगा। पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के ऑफ, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर पदार्थ 2 प्रकार के हो गए, फिर शुद्ध पदार्थ हो गए और यहाँ पर मिश्रण हो गया। अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोला जाता है। जब भी तो मिक्सअप हुआ तो शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन आएगा, तत्व आएंगे और तत्वों से मिलकर क्या बना होता है, यौगिक। तो ये दोनों चीज़ें आपकी किस में जाएंगी, शुद्ध पदार्थ में। और अब यहाँ पर जो मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है उसके अंदर कौन आएगा, या तो एक से एक से मिलेंगे और एक से एक से मिश्रण होगा, या फिर अलग अलग तत्व हैं वो मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तत्व का क्या है कि सरल पदार्थों से विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जो सरल पदार्थों, वो एक बार जो लास्ट बचा ना, खत्म हो गया लास्ट ऑप्शन, उससे कम नहीं किया जा सकता। यौगिक क्या है कि नियंत्रित संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों तो विघटित किया जा सकता है। पर यौगिक जो है ना, यौगिक को आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या फिर रासायनिक विद्युत प्रतिक्रिया द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं। समांगी। उसके बाद आता है उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन है उदाहरण, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब
तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद यौगिक क्या आ जाता है कि जल। अब जल क्या है आपका, देखिए H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका क्या बना है, जल बना है, तो यौगिक हो गया ये आपका। मीथेन, चीनी, नमक, ये सब क्या है आपके यौगिक हैं वहाँ। जबकि और समांगी और विषमांगी मिश्रण ये क्या होते हैं, समांगी मिश्रण में समान संगठन होंगे, एक से एक सी संगठन। जैसे कि अगर शक्कर मिला रहे हैं तो शक्कर ही शक्कर के संगठन होंगे, अगर H2O मिला रहा है तो H2O ही H2O के होंगे, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब आप H2O में आप जैसे कि इसमें Cl2 क्लोराइड अगर मिला दी तो फिर वो विषमांगी हो जाएगा, ये कैसा हो जाता है, असमान संगठन हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए जल में चीनी में जल, नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। अब जल में क्या मिला दो, एल्कोहल, तो ये सब अलग अलग हैं। और असमान क्या हो जाएंगे, देखिए एक से हो गए ये सब। देखिए जैसे कि चीनी में आपने क्या मिलाया जल में, और जल में नमक मिला दिया, ये सब एक सी क्वालिटी के हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए कि बालू तथा नमक, चीनी तथा जैसे कि बालू रेत को पानी में मिला दो, नमक को चीनी में मिला दो, नमक लकड़ी, ठीक है, रक्त, तेल, ये सब क्या है, जल, ये सब विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर ये एक चीज़ बचती है यहाँ पर, क्या कि आपने क्या सीखा, तो आपने क्या क्या सीखा है उसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। एक बार आप इसको पढ़ लें कि आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा। तो देखिए अपन ने क्या क्या सीखा है कि मिश्रण में एक पदार्थ, क्या सीखा, यही तो सीखा कि एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियां में शुद्ध को पृथक्करण किया, जैसे अपन ने किया था बहुत सारी, जैसे कि पानी से नमक को अलग करना, ठीक है, दूध से दही को अलग करना, मक्खन बनाना, और नीली स्याही को अलग करना, बहुत सारे थे। उसके बाद है कि विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कहते हैं। दो या दो से क्या हो, एक से हो, मतलब तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, जो बड़ी चीज़ है ना उसको विलायक कहेंगे, और अवयव जो मिले हैं उसको विलय कहते हैं, जो चीज़ मिलाई जाती है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान एवं आयतन कहलाता है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील, विलायक में नहीं मिलता तथा आंखों से देखा जा सकता है, उसे निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, विलायक में मिलाया जाता है। उसके बाद आता है, सब पढ़ लिए हैं, निलंबन। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं, और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उन्हें परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अगला यहाँ पर है कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या कहते हैं, यौगिक या तत्व। यौगिक वह पदार्थ, तत्व कहते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात के रासायनिक रूप से संयोजन से बनता है। उसके बाद है कि यौगिक के गुण उसे निहित तत्वों में के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर बातें दी गई है ना, ये सब बातें अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में पढ़ ली हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही वीडियो में कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक रीज़न है कि एक ही लॉन्ग वीडियो बना दो तो क्या होता है, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप क्या है, वो वीडियो क्या होती है, लॉन्ग हो जाती है, तो उसको पोस्ट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और चीज़ें भी हैं उसको अच्छे से नहीं बच्चे समझ पाते हैं। अगर छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से अगर समझाया जाए तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। आप अपना कमेंट बताएं, अपना एक कि किस टाइप से एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझाया जाए, या फिर ये टुकड़े टाइप में यहाँ पर समझने में आसानी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभ्यास के जहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको भी यहाँ पर हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ और बचती हैं कि यहाँ पर ये आपके समूह क्रियाकलाप है, यहाँ पर जो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इनको सबको हम करवा देंगे एक ही वीडियो में क्वेश्चन में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को,
जो फर्स्ट चैप्टर भी है सब चित्र मित्र जी सब समझाया था, इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।